Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful, whose bounty and blessings are countless upon us. Today is our first lecture on map series. It is related to geography. ठीक है जी, ज्योग्राफी का ये हमारा पहला लेक्चर है और ज्योग्राफी के अंदर हम देखेंगे मैप्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ना। तो इसमें हम इसको जो है मल्टीपल अप्रोच के जरिए हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल आज के लेक्चर में तो हम बेसिक्स देखेंगे ना, या सिर्फ नंबर 1 लेक्चर में बेसिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जब दूसरा लेक्चर हम देखेंगे, एशिया का मैप हम देखेंगे उसमें, और एशिया के मैप के अंदर हम फिर मशहूर कंट्रीज देख लेंगे, उनके बॉर्डर्स देख लेंगे, कौन सी चीज लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, और कंट्री के हेड्स कौन कौन से हैं, जो फेमस कंट्रीज के हेड पेपर्स में पूछे जाते हैं, करेंसी कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो ये बड़े मजे के इंशाल्लाह लेक्चर होंगे। उसके बाद इस तरह यूरोप का देख लेंगे, फिर अफ्रीका का, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 बड़े आजम है। तो वो हम सातों को बारी बारी भी देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम कॉन्टिनेंट्स को जनरली देखेंगे कि मैप होता क्या है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे अगले 6-7 लेक्चर्स। ठीक है, तो मैप बेसिक्स के हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने मैप है वर्ल्ड का। ठीक है, इसमें ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए पहले नंबर पे ये कलर्स वाइज डिफरेंट है। पहले नंबर पे ये जो बड़े आजम है खुश्की का कितना, ये देखे ना, जब हम सैटेलाइट की मदद से जमीन को ऊपर से देखते हैं ना, तो हमें ये नजर आते हैं 7 खुश्की के कितने नजर आते हैं, बाकी सारा पानी पानी होता है। तो वो 7 खुश्की के कितने कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एशिया, ये जो येलो कलर में है। नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 साउथ अमेरिका, नंबर 6 अंटार्कटिका, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ये हम जब दुनिया को देखते हैं सैटेलाइट से, तो जमीन के ऊपर 7 खुश्की के कितने हैं जिसपे लोग रहते हैं, बाकी सारी जमीन पे पानी है। ये कल के टेस्ट में एक एमसीक्यू भी पूछा गया था कि जमीन को जब देखा जाए तो ज्यादा कलर कौन सा नजर आता है? ब्लू ही नजर आना है, क्योंकि जमीन पे कितने परसेंट वाटर है, कोई बता सकता है? 71%। ठीक है, 71% वाटर है, बाकी सिर्फ 29% खुश्की है। वो जो 29% जो इसमें है आपका खुश्की, उसमें 7 खित्ते आते हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फिर। जो पानी है, वैसे तो पानी पूरी दुनिया पे जो मौजूद है वो कनेक्टेड वाटर है, एक ही पानी है, कोई ये नहीं है कि पानी अलग होता है। पानी एक ही है, ये जैसे नीला सारा नजर आ रहा है। लेकिन हम इंसानों ने अपनी आसानी के लिए कुछ डिमार्केशन लगा के इसको 5 ओशियंस में तकसीम कर दिया है। कितने ओशियंस में? 5 ओशियंस में। ये देखिएगा, ये पहला ये वाला जहां मैंने दायरा लगाया, पैसिफिक। अच्छा, पैसिफिक दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी है। जो सबसे बड़ा ओशियन है ना, वो पैसिफिक ओशियन है। और ये दाएं बाएं किस तरह है? ये दाएं बाएं नहीं सिर्फ, ये ऐसे, ये तो जमीन का सिर्फ फ्रंट है ना, अगर ऐसे घूम के जमीन को पीछे से इस तरफ आए, ठीक है, जमीन को घूम के आप इस तरह पीछे से आए, तो पीछे भी पूरा पैसिफिक ओशियन ही है। ये देखें, हम सिर्फ जमीन का फ्रंट देख रहे हैं ना, जमीन की बैक पे क्या है? जमीन की बैक पे पानी ही पानी है सिर्फ। इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। ये सबसे बड़ा ओशियन है। ओशियन होते हैं समुंदर। दुनिया में 5 समुंदर हैं, तो पैसिफिक ओशियन उनमें सबसे बड़ा ये हो गया जी, पैसिफिक ओशियन नंबर 1। ठीक है, ये नंबर 2, ये देखिए, ये इंडियन ओशियन नंबर 2 हो गया, इंडियन ओशियन। नंबर 3 देखिएगा, ये वाला अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। उसके बाद नंबर 4 देखिएगा, ये ऊपर आर्कटिक ओशियन। और नंबर 5 इधर करके यहाँ लिखा नहीं हुआ, अंटार्कटिका के ऊपर भी एक ओशियन है, उसको कहते हैं सादर्न ओशियन। ठीक है, ओशियंस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पैसिफिक, ठीक है, ये सबसे बड़ा ओशियन है। नंबर 2 इंडियन, नंबर 3 अटलांटिक, नंबर 4 ये यहाँ पे है सदर्न ओशियन, लिखा नहीं हुआ, आगे आ जाएगा सदर्न ओशियन। और नंबर 5 आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है।
सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। अच्छा, ओशियंस के नाम याद करने के लिए एक फार्मूला है, सिंपल सा। वो फार्मूला है जी, PAISA, पैसा। ठीक है, पैसा। 5 ओशियन है। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सॉदर्न, ए से आर्कटिक। और ये पैसा का पी सबसे पहले है तो पैसिफिक सबसे बड़ा है, और ए सबसे आखिर पे है तो आर्कटिक सबसे छोटा है। ठीक है, ये एक फार्मूला है पैसा। इससे हम पांचों ओशियन के नाम याद रख लेते हैं। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न ओशियन और ए से आर्कटिक। इनमें जो पी से शुरू होता है पैसिफिक वो सबसे बड़ा है, और आर्कटिक सबसे छोटा है जो मैप में ऊपर है। तो किस्सा मुख्तसर फिलहाल इस मैप में आपको बताने का ये कि दुनिया में 7 जो हैं वो खुश्की के खित्ते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियन है। अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा, अर्थ को अगर हम व्यू देखें सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम हमें कुछ ऐसा नजर आता है। इसमें ये सन होता है, ये वाला, और उसके गिर्द 8 प्लानिट घूम रहे होते हैं। पहले हमने ये डिटेल में भी देखा था, मरकरी, वीनस, ये वाली देखिए अर्थ ऐसी नजर आती है। मार्स, ये दरमियान में बेल्ट मैंने आपको बताया था, आस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है पत्थरों की, पहले 4 को अलहदा करने के लिए। फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और फिर ये प्लूटो। लेकिन प्लूटो अब सियारा नहीं रहा, 9 नहीं है, 8 सियारे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके सियारे होते हैं। तो ये इनमें मेजर आप जमीन को देखें, अर्थ को देखें कि अर्थ कैसी नजर आती है, जो अपना, इसीलिए इसको जो है ब्लू प्लानिट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लू कलर की नजर आती है अर्थ जो है, इसमें वाटर की ज्यादा मिकदार मौजूद है। तो ये यूं हमें अर्थ नजर आती है जब हम सैटेलाइट व्यू लेते हैं। ये देखिएगा, ये अर्थ शो हो रही है, ये वाली। ये जब सोलर सिस्टम में देखें तो अर्थ ऐसी नजर आती है। और आमतौर पे जो ग्लोब पड़े होते हैं ऑफिस वगैरह में या कहीं पे, वो इस तरह के नजर आए होते हैं। उन्होंने अर्थ के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ लाइनें शाइनें खींची होती हैं, डिमार्केशन की होती हैं कि ये एरिया यहाँ पे है, ये मुल्क यहाँ पे है, ये मुल्क यहाँ पे है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मतलब नियर अबाउट की होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि जमीन वैसे भी आपको पता है सफेराइड है, अ, जो है। तो यहाँ तो गोल बनाई होती है बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेटली ठीक ठीक करके उन्होंने मतलब बनाया होता है कि ये एरिया यहाँ पे है, इसका इतना डिस्टेंस है, इसका इतना डिस्टेंस है। आगे चलिएगा। ये, अच्छा, मैप में ना डायरेक्शन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए जब भी हम मैप को डिस्कस करें। ऊपर वाली साइड को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाली साइड को कहते हैं साउथ, दाएं हाथ वाली साइड को कहते हैं ईस्ट, और बाएं साइड को कहते हैं वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन 4 तरह की होती है। जो हमारे ऊपर की जानिब होगा, हम जब भी नक्शा रीड करते हैं आपने ऐसे रीड करना है कि आपके सामने पड़ा है। ठीक है, सामने पड़ा है। ऊपर जो चीज आपको नजर आ रही होगी, जो कंट्री ऊपर की तरफ, वो नॉर्दर्न कंट्रीज होंगी। जो आपको दाएं हाथ पे नजर आ रही होंगी वो ईस्टर्न कंट्रीज होंगी, आपके दाएं हाथ पे। आपके बाएं हाथ पे जो कंट्रीज नजर आ रही होंगी वो वेस्टर्न कंट्रीज होंगी, वेस्ट हमारे बाएं तरफ है ना। और नीचे जो कंट्रीज नजर आ रही होंगी वो सदर्न कंट्रीज होंगी। और अगर यूं देख लें, जो इसके दरमियान में कंट्रीज होंगी तो उनको नाउ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जा सकता है ना, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है, नीचे ईस्ट है, दरमियान वाला नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर साउथ और इसका देख लें तो दरमियान वाली जो कंट्रीज है उनको साउथ ईस्ट कहा जा सकेगा, इनके दरमियान वाली कंट्रीज को साउथ वेस्ट, और इनके दरमियान वाली कंट्रीज को नॉर्थ वेस्ट। किस्सा मुख्तसर कहने का, 4 डायरेक्शंस आपने याद रखनी है। ऊपर नॉर्थ, दाएं हाथ पे ईस्ट, बाएं हाथ पे वेस्ट, और नीचे की जानिब साउथ। ये क्योंकि हमने आगे थ्रू आउट मैप पढ़ने हैं इस पूरा वीक में, तो आपको ये जो है बेसिक कंसेप्ट लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उसी हिसाब से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शंस हैं, अगर हम अर्थ को डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है आपके सामने एक एप्पल की तरह, इसको अगर दरमियान से आप डिवाइड करें,
दो स्फीयर में तकसीम करें। जब भी किसी राउंड चीज को डिवाइड किया जाता है तो दो स्फीयर बन जाते हैं ना, दो हिस्सों में तकसीम होगी। तो क्या यूं कहना ठीक होगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इस हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कह देंगे। ये बात कहने में कोई गलती तो नहीं है। अगर जमीन को दरमियान में दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला जमीन का जो हिस्सा रह जाएगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कर देंगे। अब दरमियान में डिवाइड किया तो देखें ये एशिया नॉर्दर्न में आ रहा है, यूरोप नॉर्दर्न में आ रहा है, अफ्रीका दोनों में आ रहा है, आधा नॉर्दर्न में आ रहा है, आधा सदर्न में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया देखिएगा ये आपके दाएं हाथ पे, ये सारे का सारा सदर्न के अंदर आ रहा है, नीचे वाले हिस्से में आ रहा है। साउथ अमेरिका भी तकरीबन जो है वो सदर्न में आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न में आ रहा है। देखें दो तरह के अमेरिका है ना, नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका। तो नॉर्दर्न जो ऊपर वाले ग्लो हेमिस्फीयर में आ जाता है उसको सिंपली नॉर्दर्न कह देंगे, जो नीचे वाले में आ जाएगा उसको साउदर्न अमेरिका कह देंगे। कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जमीन को अगर दरमियान में से डिवाइड कर दें, दो हिस्सों में तकसीम होगी, ऊपर वाला हिस्सा नदरन हेमिस्फेयर कहलाएगा। हम कह सकते हैं एशिया जो है वो नदरन हेमिस्फेयर में है, यूरोप जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और इस तरह नीचे वाली अफ्रीका दोनों हेमिस्फेयर में है, ठीक है। और तीन कॉन्टिनेंट हो गए नॉर्दर्न में, एक हो गया दोनों में, और तीन सदर्न में है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट है, तीन सदर्न में नीचे वाली साइड में, और एक कॉन्टिनेंट है वो दोनों में आता है, अफ्रीका। चले, ये हमने जमीन को डिवाइड कर लिया, हिस्सेदारी कर ली। अब अगर हम इसको एक और तरह से जमीन को डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम अब कट दरमियान में ना लगाएं जमीन के, इस तरह लगाएं कट, जमीन को अगर इस तरह डिवाइड करें दरमियान से, तो ये वाला हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसमें भी मेरा ख्याल कोई मुश्किल नहीं। अगर आप इस तरह डिवाइड करें लॉन्गिट्यूडनल, तो जो हिस्सा ईस्ट की तरफ रह जाएगा उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह देंगे, और जो हिस्सा वेस्ट की तरफ रह जाएगा उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह देंगे, ठीक है जी। ये हो गया ना जमीन को, मतलब दो तरह से हमने डिवाइड किया तो चार किस्म के हेमिस्फीयर हमारे पास आए, और उन हेमिस्फीयर्स को हमने वही नाम दिया जो उनकी डायरेक्शन है। और डायरेक्शंस मैंने आपको शुरू के अंदर बता दी थी, ये सॉरी, डायरेक्शंस मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि चार हैं, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। उसी हवाले से हेमिस्फीयर्स के नाम आ गए कि ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने कह दिया, नीचे वाले को सदर्न कह दिया, दाएं वाले को ईस्टर्न कह दिया, बाएं वाले को वेस्टर्न कह दिया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम एक और चीज देख लेते हैं। आपने अर्थ कभी देखी है? ये देखें, ये अर्थ, अर्थ के ऊपर ये लाइनें लगाई होती हैं कुछ, अर्थ के ऊपर लाइनें लगाई होती हैं कुछ, कुछ लाइनें जो हैं ये देखें यूं ये करते हैं, ऐसे अर्थ बनाते हैं, ऐसे कुछ लाइनें ऐसे लगा देते हैं पहले उस पे। हालांकि जमीन के ऊपर लाइनें लगी तो नहीं ना हुई कोई भी, जो कुदरत की तरफ से जमीन ऊपर मौजूद है, हम खला में लटक रहे हैं ना, एक ये गोला लटक रहा है उसके ऊपर हम रह रहे हैं, इस पे लाइनें नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए इस पे लाइनें लगा ली ताकि पता चल जाए जी कौन सा मुल्क किस जगह पे रहता है। तो ये वाली जो लाइनें है ना, इनको लैटिट्यूड कहते हैं। जो ये लाइनें हैं जो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ये वाला हिस्सा वेस्ट है, ये वाला हिस्सा ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइनें खींची गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ये देखिए ये लिखा हुआ है लैटिट्यूड, ठीक हो गया। और अगर यही लाइनें हम इस तरह लंबाई के रुख लगा लें, ऐसे ऐसे, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की तरफ लगा लें, ऊपर से नीचे की तरफ लगा लें, तो उसको कह देते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब लाइनें जमीन पे जो लगाई जाती हैं, इमेजिनरी लाइनें,
ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनका मकसद मैं बताता हूँ कि क्यों कराई जाती हैं। पहले आप ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक दफा देख लें। अब ये पिछली स्लाइड में इनकी डिटेल लिखी है, वो देख लेते हैं कि इमेजिनरी लाइंस, पहला पॉइंट देखिएगा, ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड, कि जो लाइनें वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे खींची गई हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड 3 फेमस लैटिट्यूड है। जो जमीन के बिल्कुल दरमियान में लैटिट्यूड एक लाइन खींचा जाता है उसको कहते हैं इक्वेटर। देयर आर 3 फेमस लैटिट्यूड। इक्वेटर को कहा जाता है 0 डिग्री। अर्थ के जहां पे 0 डिग्री बिल्कुल दरमियान बनता है, उधर जो लाइन खींची गई है ना, उसको कहते हैं इक्वेटर। और ऊपर की जानिब ये दूसरी लाइन जो खींची गई है, ये होती है 23.5 डिग्री पे लाइन। और 23.5 ऊपर का हिस्सा क्या बनता है, नॉर्थ, तो इसको कहते हैं 23.5 नॉर्थ। ये जो दूसरी लाइन है, ये वाली जिसको मैंने बोल्ड किया है, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह इक्वेटर, दरमियान वाला इक्वेटर, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाला भी 23.5 होता है डिग्री। ये डिग्री है 23.5। और ये चूंकि नीचे की जानिब है तो इसको क्या कह देते हैं, साउथ। ठीक है। और इसको कह देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बात थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन दोबारा समझिएगा कि वो लाइनें जो जमीन में हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींचते हैं उनको कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। ये वेस्ट है, ये वाला आपके बाएं हाथ पे, और दाएं हाथ पे आपके ईस्ट है। तो जो वेस्ट से ईस्ट लाइनें खींची जाती हैं उसको कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड 3 बहुत अहम होते हैं। एक जो जमीन के बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है, ये वाला, ये वाला, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री, क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, 0 पे गुजर रहा है, तो इसको इक्वेटर 0 डिग्री कहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की जानिब जाते हैं, तो जब 23.5 डिग्री ऊपर चले जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो जो लाइन एक खींची जाती है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री नीचे जो लाइन खींची जाती है जमीन पे, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें कोई कंफ्यूजन, लैटिट्यूड और 3 तरह के लैटिट्यूड में, दरमियान वाला इक्वेटर, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में सारा हो गया। ठीक है। इसी तरह सिर्फ जो होता है ना लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होती है ये वाली लाइन जो ऊपर से नीचे की जानिब खींची जाती है, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो खींची जाती है, इस लाइन को कहते हैं प्राइम मीडियन। प्राइम मीडियन। ठीक है। इस लाइन को कहते हैं प्राइम मीडियन। अब ये हम अगली पिक में भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये डिटेल लिखी थी, यहाँ पे ये देखिएगा प्राइम मीडियन, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए ये लिखा हुआ है प्राइम मीडियन। और ये प्राइम मीडियन क्या है, ये वाली लाइन है, ये जो रेड कलर की मैंने लगाई सीधी, ये, इस लाइन को प्राइम मीडियन कहा जाता है। और इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है क्योंकि लंबाई के रूप है। और जो मैं आपको बता रहा था कि 3 मशहूर लाइनें हैं, एक लाइन ये, इसको कह देते हैं इक्वेटर। 23 डिग्री ऊपर जाए तो एक लाइन बनती है, उसको कह देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री नीचे चले जाएं तो एक लाइन बन जाती है, उसको कह देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइनें लगाने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाए एक मुल्क कहाँ पे वाक़या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, ये अर्थ है, ये एक लाइन ये लगी हुई है। ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान है, ये जो मैंने बनाया। अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है। ये ऊपर वाले 23
5 में मौजूद है। तो हम इसके थ्रू ये अंदाजा लगा लेते हैं। और अगर ये इस तरह भी लाइनें लगी हुई हों, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता चल जाती है। इस वक्त आप जिस जगह बैठे हैं, आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, उस मोबाइल पे आप अपनी जीपीएस की लोकेशन ऑन करते हैं, किसी को व्हाट्सएप करते हैं लोकेशन, वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे कैसे पहुंचता है? वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे इसी मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि जो भी लाइन ऊपर और नीचे से आ रही है, इधर एक ही लाइन ने सिर्फ, इधर जो क्रॉस करेंगी ये दोनों लाइनें, वो एक ही पॉइंट होगा पूरी अर्थ पे। इस तरह एक बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी हिस्से में रह रहा है, वो इधर रहता है, तो यहाँ पे जो लाइनें क्रॉस कर रही होंगी इधर, वो एक ही पॉइंट होगा दुनिया में। तो इसकी मदद से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से, एक तो ये किया जाता है कि आपकी लोकेशन मालूम की जाती है कि आप दुनिया में किस जगह मौजूद हैं। और एक बंदा या एक एंटिटी, एक फैमिली एक जगह में दुनिया के, आपका मोबाइल है फॉर एग्जांपल, वो तो मोबाइल की लोकेशन बताता है ना, वो उसी जगह मौजूद होगा और एग्जैक्ट वो बता देगा भाई जी ये इस जगह पे मौजूद है। तो ये फायदा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। एक फायदा ये है। दूसरा फायदा टाइम मालूम करने के लिए। ये अर्थ है, इंग्लैंड वालों ने एक लाइन खींची अर्थ के दरमियान, जिसको कहा उन्होंने प्राइम मीडियन। यहां पे करके इंग्लैंड पड़ता है, यहां पे करके उन्होंने ये एक लाइन खींच दी। इसको उन्होंने नाम दे दिया ग्रीन विच टाइम का। उन्होंने क्या नाम दिया इसको? ग्रीन विच टाइम। आप वो देखते हैं ना जीएमटी टाइम, जीएमटी टाइम होता है ग्रीन विच टाइम। वो बेसिकली इंग्लैंड वालों ने कहा कि सारी दुनिया का टाइम एक जैसा मतलब होना चाहिए। इंग्लैंड वालों ने, उन्होंने एक दरमियान में लाइन खींच दी और उन्होंने कहा कि जो मुल्क हमसे ईस्ट साइड पे होगा, दाएं तरफ, उसका टाइम प्लस में होगा, +1 +2 ऐसे चलता जाएगा, +3, मतलब जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे प्लस होता जाएगा। अब आप एक चीज देखें, पाकिस्तान ऑलमोस्ट कहाँ मौजूद है इंग्लैंड से? पाकिस्तान मौजूद है जी यहाँ पे। और पाकिस्तान का कितना प्लस होता है टाइम? जीएमटी कभी टाइम आपने देखा है जो कराची वगैरह, या जब अपना मोबाइल सेट करते हैं तो उधर लिखा होता है जीएमटी जमा माइनस कितना, तो पाकिस्तान का क्या लिखा होता है वहां पे? जीएमटी किसी को अंदाजा है जीएमटी का? जी इकरा लियाकत +5। सिर्फ इकरा लियाकत को पता है या बाकियों को भी किसी को पता है जीएमटी का? हाँ जी, +5, +5। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंट्री इंग्लैंड से दाएं तरफ होगी, और वो दर्जे होते हैं ऐसे, है ना, पहली लाइन दूसरी लाइन हर दर्जे की मुताबिक होता है। पाकिस्तान पे 5वीं लाइन पड़ती है तो पाकिस्तान +5 पे आ जाता है। इसका मतलब जो कंट्री, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये नीचे की जानिब, इधर साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, तो इधर जाते हुए माइनस में टाइम होगा, -1, -2, -3। तो इसका मतलब अगर आप मैप याद कर लें, आप मैप याद कर लें और आपको कंट्रीज का पता चल जाए कि जी कौन सी कंट्री दुनिया के किस हेमिस्फीयर में मौजूद है, इधर मौजूद है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का यार टाइम प्लस में होगा। ऑस्ट्रेलिया तो इंग्लैंड के दाएं तरफ है, ठीक है। पाकिस्तान के करीब करीब उसका टाइम होगा, मतलब कि इस तरफ करके होगा। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड खैर दोबारा देखे जाएंगे, लेकिन जो कंट्री इस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, उसका टाइम मतलब नेगेटिव में होगा। अगर अमेरिका का टाइम फिर आप जज कर सकते हैं। और इसमें भी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, और भी एक एग्जैक्ट टाइम लोकेट करने का भी तरीकाकार होता है, 15 डिग्री उसको कहते हैं। हर एक जो लाइन होती है ना, वो 15 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। उसके मुताबिक भी घंटा घंटा मिला के हम एग्जैक्ट टाइम पे भी पहुंच सकते हैं इस तरीकाकार से। लेकिन सिंपल आप यही समझ लें कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से लाइनों की जो इमेजिनरी खींचनी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से एक तो हम एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर लेते हैं कि फलां बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो दुनिया में एक ही लोकेशन होती है। और दूसरे नंबर पे हम टाइम मालूम कर लेते हैं कि इंग्लैंड रेफरेंस टाइम है, जीएमटी टाइम, ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच एक एरिया का नाम है जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। वहां से ये लाइन खींची गई थी, इमेजिनरी लाइन के, यहाँ से जो ये जमीन का सेंटर बन रहा है, ये लाइन है। हमसे दाएं वाले मुल्क जो है वो प्लस में होंगे टाइम में, और बाएं वाले मुल्क नेगेटिव में होंगे।
अब पाकिस्तान के ईस्ट में है ना इंडिया, तो इंडिया का जो टाइम है वो पाकिस्तान से आधा घंटा गालबन आगे है। ये मतलब लगा लें आप पाकिस्तान है और ये इंडिया है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया, तो उसमें प्लस टाइम हो जाता है, आधा घंटा प्लस हो जाता है। पाकिस्तान का +5 है तो उसका 5 पॉइंट मतलब 5 करके होगा इंडिया का। ठीक है, तो इसके अंदर कंसेप्ट बेसिक ये था। अच्छा, फिर आइए, अच्छा इससे पहले जब शुरू के अंदर तो लोगों को पता ही नहीं था कॉन्टिनेंट्स का, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं। एशिया वाले एशिया में रहते थे, यूरोप वाले यूरोप में रहते थे, अफ्रीका वाले अफ्रीका में रहते थे, और अमेरिका तो आपको पता है 1498 में दरियाफ्त हुआ था। इन बड़े आजमों का तो फिर आपस में थोड़ा बहुत कभी इंटरेक्शन हो जाता था। ये 3 बड़े आजम करीब करीब थे ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह, जमीनी राब्ता था यूरोप का। ये वाला इतना यूरोप है, ये वाला यूरोप है, ये जो है एशिया है, नीचे वाला जो है वो अफ्रीका है। इन 3 का तो फिर भी हो जाता था कभी राब्ता। लेकिन ये जो 2 कंटिनेंट्स थे जिनको अमेरिकास कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनका तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी कोई लोग रहते हैं। फिर क्या हुआ था, और जब लोग पहले बनाते थे ना जो मैप की तस्वीर, ज़ाहिर बात है नक्शे की तस्वीर, वो पुरानी फिल्में में आप देखते हैं खजाना ढूंढने जा रहे हैं और नक्शे बने हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं होता था इस तरह की एग्जैक्ट तस्वीर वो कैसे बनाते कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, इधर इधर पानी है। तो वो अपनी मर्जी से अजीबो-गरीब, आप ये नक्शे देखिएगा, किसी ने मतलब पिछला नक्शा इस तरह करके ये नक्शा बनाया हुआ है किसी पुराने साइंसदानों ने, किसी ने नक्शे को यूं करके बस ये वाला एरिया बनाया हुआ है कि यही दुनिया है। ठीक है, फिर असल नक्शे का कब पता चला, जब 1995 में अर्थ की तस्वीर ली गई सैटेलाइट की मदद से। ये कहानियां नहीं है कि ऐसा होगा ऐसा है, ये ओरिजिनल में अगर आप सैटेलाइट के थ्रू जमीन को देखें तो जमीन ऐसी ही नजर आती है जैसा ये आपको सामने वाला व्यू नजर आ रहा है। पीछे सारा जमीन के पानी होता है, ये सामने खुश्की के खित्ते होते हैं, खुश्की के खित्तों को 7 खित्तों में डिवाइड कर दिया गया, और समुंदर को वैसे तो पानी 71% जो पानी है वो सारा एक ही है, लेकिन उसको अपनी आसानी के लिए 5 समुद्रों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1995 में पहली तस्वीर ली गई थी अर्थ की, और फिर प्रॉपर पता चला था कि ये इस तरह करके एरिया है। ठीक है, और अमेरिका कब दरियाफ्त हुआ था वैसे, मतलब कोई अमेरिका में जो इसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं ना अमेरिका को। दरियाफ्त क्या होना मतलब, था तो पहले से ही, लोग तो यहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ यूरोप से एक बंदा गया था अमेरिका की तरफ। कौन गया था बल्कि भला, ये यूरोप से एक बंदा गया था। यूरोप ने असल में तरक्की करना शुरू की है सारी, जो है ना। हाँ जी, कोलंबस कौन से साल में? 1498। हाँ जी, क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 में गया था इस तरफ ना, शिप की मदद से, और उसने अमेरिका, हमने सुना, दरियाफ्त किया। उस दरियाफ्त कैसे किया कि वो इस तरफ से जब गया शिप की मदद से उधर पहुंचा, उसने कहा है इधर भी लोग रहते हैं, ये भी कोई एरिया है। अच्छा, और इंडिया किसने एक्सप्लोर किया था, ये वाला एरिया? इंडिया। इंडिया कौन आया था यूरोप से? वो भी यूरोप में से ही आया था। ये 14वीं 15वीं सदी में ना, यूरोप ने बहुत तरक्की की, यूरोप ने शिप्स वगैरह बना ली। आपको पता है 14वीं 15वीं सदी तक मुसलमान ज्यादा तरक्की पे थे, लेकिन डिक्लाइन कहाँ आना शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इधर कौन बंदा आया था जिसने देखा था यहाँ मसाले मौजूद हैं यहाँ पे? वो इधर से, मतलब इधर से रूट से घूम के आया था वो यहाँ पे ना, इधर वो यहाँ आया, तो वास्को डे गामा, वास्को डे गामा आया था। तो उसने यहाँ देखा था कि ये, हाँ जी, यहाँ पे मसाले वगैरह मौजूद हैं, यहाँ चीजें वगैरह मौजूद हैं, उसने यूरोप जाके बताया। तो असल में पहले इस्लाम जो था वो, इस्लाम इन्हीं 3 कॉन्टिनेंट्स पे महदूद रह गया। इस्लाम आज भी अगर आप देखें तो इस्लाम इन 3 कॉन्टिनेंट्स पे है। इस्लाम बेसिकली एक नया दीन है, अभी 1442 हिजरी साल हुए हैं, मतलब 1400 साल आप लगा लें। इन 1400 सालों में ये 3 रीजन्स पे फैला है। लेकिन क्रिश्चियनिटी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मजहब है, आपको अगर पता हो। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं मजहब के? क्रिश्चियंस। ऑलमोस्ट 2 बिलियन, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। मुसलमान कितने हैं? 1 इशारिया, ये बल्कि अपडेट हो गई थी फिगर्स, रुकिए। अ, हाँ, 2.5 बिलियन है क्रिश्चियन, और 1.8 बिलियन है
मुसलमान, ठीक है जी। क्रिश्चियन जो है वो 2.5 बिलियन है, मुस्लिम जो है वो 1.8 बिलियन है, और टोटल आबादी जो है वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन के करीब है। ये क्या बोल गया, टोटल आबादी 8 बिलियन के करीब है। बिलियन कहते हैं अरब को। दुनिया में टोटल 8 बिलियन लोग रहते हैं, उनमें से 2.5 बिलियन, 2.5 अरब क्रिश्चियन है और 1.8 बिलियन मुसलमान है। असल में क्रिश्चियन ज्यादा क्यों है? क्रिश्चियनिटी ने जो है ना वो फरोग हासिल किया। मुसलमान सिर्फ इन 2 कॉन्टिनेंट्स पे रहे, इन 3 कॉन्टिनेंट्स पे रहे, शिप्स वगैरह इजाद नहीं की। जो यूरोप की एनलाइटनमेंट एरिया था ना, यूरोप इस तरफ भी निकला, इधर भी निकला, ऑस्ट्रेलिया तक भी गया, अफ्रीका तक भी गया। यूरोप 7 कॉन्टिनेंट्स में गया है, और यूरोप ने 7 कॉन्टिनेंट्स पे गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है। ऑस्ट्रेलिया पे भी हुकूमत की है, अमेरिका पे भी हुकूमत की है, हमारे इंडिया पे भी हुकूमत की है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप का सूरज कभी गरूब नहीं होता था। इस बात का मकसद ये होता है कि यूरोप का जो है सारी दुनिया पे तो उनकी हुक्मरानी थी। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो जाए ना, दोबारा ज्वाइन कर ले। डिस्कनेक्ट हो अगर मीटिंग तो दोबारा ज्वाइन कर ले। तो कहने का मकसद ये था कि यूरोप 7 कॉन्टिनेंट्स में, अभी इस्लाम भी उम्मीद है कि जब इस तरह फैलेगा दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, हमने तो हवाई जहाज, शिप्स